नमस्कार जय भरत। कहाँ तक पहुंच गए थे? कभी कभी ये रैली वाला माइक लगा दिया, वो टमी को दीजिएगा। हैं? चलिए भी। तो मोलर कंडक्टेंस हो गया था, इक्विवेलेंट हो गया था, दो बातें हो गई थी। यूनिट पे बात नहीं हुई थी इक्विवेलेंट की। यहां तक हो गया था। बराबर। देखिए, बॉन्ड बनाइए, लेकिन ये देखिए कि हर बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। अब देखिए, भैया नींद आ रही है, लेट जाओ भैया। देखिए, कभी कहीं से ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो टूट जाएगा। अब ये है, इसमें यूनिट पे चर्चा कर ले हम लोग। बताइए कप्पा की क्या यूनिट थी भाई? हैं? तो कप्पा की यूनिट लेके चले आप, साइमन सेंटीमीटर। और इसकी यूनिट क्या बगल वाले की? सही तो है, क्या दिक्कत? ठंडी लग रही है तुम लोगों को? तो ये देखिए, सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट इनवर्स। विचार हो जैसा वह मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। समझ रहे हैं? तो मौसम लेके चलिए, मौसम के हिसाब से मत चलिए, मौसम को लेके चलिए। आइए समझे। तो ये देखिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ये सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? बताइए इसकी यूनिट क्या बनेगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। खींचे। ये शोर बहुत करता है, तुम्हारी तरह ये भी बहुत शोर करता है। सब ठीक है? गुलाबी शर्ट पहन के आए हो आज? आप देखिए, नोट करें फटाफट। यहां तक की बात हो गई थी, इक्विवेलेंट का पूरा लॉजिक, डेफिनेशन, डेरिवेशन, सब बातें हो गई। मोलर की बात भी हो गई थी। नहीं, ऐसे कोई मिली नहीं होगी टी शर्ट इसलिए पहनी होगी उसने, तुम्हें तक क्यों परेशान हो रहा है? आइए, रिलेशन दोनों को डिवाइड कर दें। पहला ये है, दूसरा ऐसा है। दोनों को डिवाइड करो। दोनों को डिवाइड करो तो मोलर अपॉन इक्विवेलेंट, कप्पा कप्पा कट जाएगा, थाउजेंड थाउजेंड कट जाएगा। मोलर अपॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है, नॉर्मेलिटी ऊपर आ जाएगी, एन अपॉन एम। बताएं, मोलैरिटी में अगर आप एन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाती है? तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी हो गया एन फैक्टर। तो इसको एन फैक्टर के बराबर कर दो। तो ये देखो, रेशियो आ गया एन फैक्टर के बराबर। यहां से फाइनल रिलेशन आता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू एन फैक्टर टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये इस्तेमाल करें आप। अब इन दोनों में अगर आपको देखना है कन्वर्जन फैक्टर, तो ये कन्वर्जन फैक्टर है।
इससे आप इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं। तो अगर आपको एन फैक्टर पता लग जाए कैसे देखा जाता है, तो दोनों में से एक बात पता है तो दूसरी बात अपने आप पता लग जाएगी, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एन फैक्टर की। हेड डालें एन फैक्टर, जल्दी कीजिए, तो आसान बातें। जितना लिख लिया समझ लो वही तुम्हारे नसीब में। एन फैक्टर या फिर दूसरा वैलेंसी फैक्टर इसको बोल सकते हैं आप। एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर के बारे में दो बातें दिमाग में रखें। पहली इंपॉर्टेंट, ये हमेशा सिंगल एंटिटी पे डिफाइन होती है। तो जब भी आप डिफाइन करेंगे तो एक एंटिटी पे डिफाइन करेंगे। एक एंटिटी का मतलब ये है कि अगर आप एसिड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो एसिड का एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, बेस का लेते हैं तो बेस का एक ही मॉलिक्यूल लेंगे। जैसे HCl का डिफाइन करेंगे तो एक HCl का, एक HCl का अगर एक है इनफेक्टर तो ऐसा नहीं कहेंगे कि दो HCl ले तो दो हो जाए। दो HCl लेंगे तो उसका डिफाइन ही नहीं, HCl एक एंटिटी पे ही डिफाइन है इनफेक्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इनफेक्टर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू मोलर मास अपॉन, तो ये मोलर मास है, ये इनफेक्टर है, ये इक्विवेलेंट वेट है। अब देखें ये कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वेट है। ये मोलर मास है तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। तो नीचे वाला जो एन फैक्टर है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको तीन एन फैक्टर आने चाहिए, एसिड का, बेस का और सॉल्ट का, और ज्यादा हो तो आयन का। चारों के एन फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। शुरू करें एसिड बेस से। दो बातें इंपॉर्टेंट समझ गए। हमेशा एन फैक्टर किस पर डिफाइन करेंगे, और एन फैक्टर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। जीरो नहीं होता किसी का एन फैक्टर, निगेटिव भी नहीं होता है। फ्रैक्शन में तो हो सकता है, किसका हो सकता है फ्रैक्शन में, ये भी चर्चा का विषय है। देखिए जब एन फैक्टर आप निकालेंगे एसिड का, बेस का, तो वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। कारण है कि एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? कितने प्रोटॉन आप दे रहे हैं। अब प्रोटॉन हम फ्रैक्शन में थोड़ी देंगे एक एंटिटी में से, लेकिन कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें फ्रैक्शन में भी एन फैक्टर होते हैं, तो वो एक अलग चर्चा है। अभी हम तीन चार लोगों पे बात कर रहे हैं केवल। कौन चार लोग हैं हमारे? एसिड, बेस, आयन और सॉल्ट। जो चार बातों पे मैं चर्चा करनी है वो ये, क्योंकि वही यूज होंगे अभी। एसिड पे आइए। एसिड की बात करें तो बताएं एसिड की कितनी एंटिटी ले लें? वन। क्या देखें? नंबर ऑफ रिमूवेबल H पॉजिटिव। जितने H पॉजिटिव ये दे सकते हैं वही इसका फैक्टर है। बेस पे आ जाए। बेस की एक एंटिटी लेंगे, नंबर ऑफ रिमूवेबल OH नेगेटिव देख लेंगे। सबके इनफेक्टर देखने के अलग अलग तरीके हैं। एसिड का अलग तरीका है, बेस का अलग तरीका है, सॉल्ट का अलग तरीका है। खींचते जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे HCl लिया, H2SO4, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके इनफेक्टर बताओ। तो HCl एसिड है, एक प्रोटॉन देगा, इनफेक्टर 1। H2SO4 दो प्रोटॉन देगा, इनफेक्टर 2। NaOH बेस है, एक OH देगा, इनफेक्टर 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, दो OH देगा, इनफेक्टर 2। एक दो एक दो। चले, आसान बातें खींचते हैं जल्दी से, कठिन बातों के लिए समय बचाएं।
कई तो इसी में टेंशन में आ गए कि क्या बता रहे हैं। इसमें क्या इतना टेंशन ले रहे हो, जल्दी से कीजिए। इसमें भी समझने में दिमाग लग रहा है तो फिर जो लग रहा है वो दिमाग नहीं है, वो कुछ और है, उसको आपने दिमाग मान रखा है, कुछ और नाम दीजिए उसे। चले आयन पे आइए। एन फैक्टर ऑफ आयन, आयन दो प्रकार के, कौन कौन से? कैटायन और एनायन। तो उसका एन फैक्टर होगा जितना चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन जब भी देखेंगे तो कितनी एंटिटी पे देखेंगे? वन एंटिटी। ये ध्यान रखें। जैसे मान लें आपके पास ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, अमोनियम आयन है, कार्बोनेट है, इस टाइप का मामला है। आपको चार्ज इनका चेक करना है और एन फैक्टर बताना है। तो एन फैक्टर कैसा हो, पीछे क्या बताएंगे हैं? तो नेगेटिव साइन भी लोगे या सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे? तो बताएं यहाँ पे एन फैक्टर कितना इसका? इसका तो मैग्नीट्यूड लेना है आपको, साइन नहीं। एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव। कारण बता चुके हैं पॉजिटिव क्यों। जैसे ऑक्सीजन का आपको इक्विवेलेंट वेट लिखना है मान लो कभी, तो क्या लिखोगे? उसका मोलर मास अपॉन, मोलर मास बताओ ऑक्साइड का, है 18। और एन फैक्टर कह रहे हैं इसमें ये -2 का 2 नहीं जोड़ोगे फिर? वो तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से होता है, और यहाँ मास की बात कर रहे हैं, तो मास किसके अंदर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल। खींचे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। सॉल्ट पे आ जाए। मानो तुमसे कहता है, एक दो एग्जाम्पल और देख लो। कैल्शियम आयन, बताओ इक्विवेलेंट कितना? मोलर मास 40, एन फैक्टर। सोडियम का बता दो। मोलर मास 23, एन फैक्टर। खींचते जाए। तो एन फैक्टर समझ में आ गया आयन का, सॉल्ट में। जब भी सॉल्ट का एन फैक्टर देखेंगे तो कितनी एंटिटी लेंगे उसकी? एक एंटिटी। उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लें। टोटल पॉजिटिव चार्ज किस पे? प्रेजेंट ऑन कैटायंस। और या फिर क्या देख लें? टोटल नेगेटिव चार्ज देख लें, प्रेजेंट ऑन एनायंस। दोनों से आंसर सेम आएगा। कारण सॉल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या बोलेंगे? सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ध्यान दें, इलेक्ट्रिकली लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बोल दिया सॉल्ट न्यूट्रल होता है, तो सॉल्ट तो एसिडिक भी होते हैं। न्यूट्रल का मतलब कोई ये भी समझ सकता है कि आप पीएच के अकॉर्डिंग तो बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पीएच के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, चार्ज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो ये बोलना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब जितना पॉजिटिव कंटेंट होगा उतना ही। आओ देखें। मान लो कहते हैं NaCl, एन फैक्टर बताओ। क्या करेंगे? एक एंटिटी को तोड़ डालो, क्या बना? एक Na+ और एक Cl नेगेटिव। कैटायन कितना पॉजिटिव? एक का। एनायन पे कितने का नेगेटिव? एक का। तो एन फैक्टर 1। किसका एन फैक्टर निकालना है? NaCl का। बढ़ते जाए। दूसरा एग्जांपल,
CaCl2 एक एंटिटी ब्रेक करो, क्या क्या बना? Ca+2 और क्या बना? 2Cl-, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव? 2 का, इसके कितना नेगेटिव? तो एन फैक्टर कितना? CaCl2 का 2। कहीं से भी एक जगह से देख लें, या तो कैटायन का पॉजिटिव देख लें या फिर एनायन का नेगेटिव है। Cl- का क्या देखा गया? एक Cl पे कितना चार्ज है? -1, तो 2 Cl पे -2। सिंगल एंटिटी उसकी देखनी है जिसका एन फैक्टर निकाल लो, समझ रहे हैं? जब हम क्लोराइड का देखेंगे तो क्लोराइड की सिंगल, जैसे मान लो पीछे आ जाए, पीछे वाली बात आगे पूछी तुमने, यहां मान लो क्लोराइड को ले लो, तो यहाँ क्लोराइड को ले लो तो इसका एन फैक्टर कितना है? 1। अब कितनी एंटिटी लोगे इसकी? एक। तो क्लोराइड का कोई ई पूछे तो क्या बताओगे? 35.5 डिवाइड बाय, बराबर है? आ जाए अगला, Al2SO4 होल थ्राइस, एक एंटिटी को ब्रेक करो तो 2Al+3, 3SO4-2, तो इसके ऊपर पॉजिटिव कितना? 6 का, और इसके ऊपर नेगेटिव भी, तो एन फैक्टर 6। खींचते जाए। अगला AXBY, ये सॉल्ट है, इसका बताओ। एक एंटिटी को तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा? ए के ऊपर +5 आएगा, बी के ऊपर हाउ मेनी ए? एक्स, तो यहाँ एक्स लगा, हाउ मेनी बी? तो बताएं कैटायन पे कितना पॉजिटिव आया? x इंटू वाई, क्योंकि एक ए पे y है तो x ए पे, यहां पे भी ये बात होगी, टेन फैक्टर कितना हुआ? एक्स वाई। अब थोड़ा जुगाड़ सुने जल्दी करने का। मान लो आपके पास इस तरह के सॉल्ट आते हैं और आपको एन फैक्टर बताना है। CaCl2 आ गया, Al2SO4 होल थ्राइस आ गया, AXBY आ गया, तो क्या करें इसमें? इनको मल्टीप्लाई करते जाए। 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 इंटू 3, करें ये नहीं 4 मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू वाई, तो ये एन फैक्टर है। ध्यान देंगे कब गड़बड़ हो जाता है, जब रेशियो 1:1 है तो मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो कहां पे नहीं लगाना है? एक्सेप्ट, कहां नहीं लगाना है बताओ? जहां पे NaCl आ जाए मान लो, अब NaCl में तो बैठ जाएगा, 1 इंटू 1 करो तो कितना आ रहा है? लेकिन यहीं पे अगर मान लो CaSO4 हो, अब तुमने 1:1 कर डाला तो तुम्हारा 2:2 हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो जिसमें रेशियो कितना हो, 1:1 हो जाए, वहां थोड़ा सा सतर्क हो जाए, बैठ भी सकता है मामला। और तो जैसे इसमें तो बैठ गया, 1 इंटू 1 करो, इसमें 1 इंटू 1 करोगे तो 2 हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हैं? तो इसका फैक्टर कितना है? 2। इसका फैक्टर कितना है? समझ रहे हैं? इसका फैक्टर कैसे निकालोगे फिर? ब्रेक करके, ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? Ca+2 और SO4-2। तो कहां पे सतर्क हो जाना है थोड़ा सा? जहां पे रेशियो 1:1 है। अगर 1:1 नहीं है, 2:3 है, डिफरेंट है दोनों, तो फिर खेलते जाइए 1 2 2 3 XY। तो मतलब ये कब तक खेलना है? जब x y के बराबर, अगर x और y दोनों बराबर नहीं तो खेलते जाए।
और बराबर हो जाए दोनों तो सतर्क हो जाए। चले, अब कहीं सॉलिड स्टेट पढ़ोगे? हैं? खत्म हो गया अब खेल जो है। ऐसे थोड़ी करेंगे, छुपा के पूछ लेंगे कि भाई साहब इधर आना जरा एक सवाल ये क्यूब देख रहे हो? ऐसे थोड़ी पूछेंगे, कहीं किसी को बताना नहीं हमने तुमसे पूछा। अब जब सिलेबस में नहीं है तो आग लगे इसे टॉपिक को नहीं, जो है वो तो पढ़ नहीं पा रहे हो वही पढ़ लो पहले। रिडॉक्स तो है सिलेबस में, रिडॉक्स तो हो गया है, तभी तो इलेक्ट्रो पढ़ रहे हो। ये पढ़ने का मतलब आप रिडॉक्स पढ़ चुके हैं। चलें, ये है मामला, चेक करो, सब ठीक हो जाएगा सब। पेटीएम कर दो उसको। हम बड़ा खेल खेलते हैं। लगाएं, इसको लगाएं, ये पता नहीं तभी तो बड़ा खेल है। ये लगाओ तो, जल्दी से फिल इन द ब्लैंक करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चारों ऑप्शन आपको भरने हैं, बताओ क्या क्या होगा। चेक करें, ये है क्या? क्रमशः ऑब्जेक्टिव बना देगा इसी में, चार ऑप्शन दे देगा। चेक करिए यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है इसका? 1, इसका एन फैक्टर यही मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 2, इसका एन फैक्टर 2 इंटू 3 6, इसका एन फैक्टर x इंटू वाई। तो बताएं, अगर आपको ये एन फैक्टर बताएं तो क्या मोलर और इक्विवेलेंट में से एक निकल आया तो दूसरा, तो अब दोनों निकालोगे या दोनों को सॉल्व करोगे या कोई एक सॉल्व करोगे? एक अपने आप आएगा, खींचते जाइए। सवालों पे जाने से पहले एक और बात कर लें, हम लोग ये सब जो पढ़ रहे हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? कौन सा कंडक्टेंस? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में कितनी बातें पढ़ी? ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में बाकी दोनों आप जानते ही हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात, अगर मान लो आपसे सवाल आ जाए कि मैंने एक कंडक्टिविटी सेल लिया और उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर बारी बारी से दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भरे, पहले उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट नंबर 1 भरा, फिर उसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2 भरा खाली करके, सेम सेल है। सेम सेल जब तक वो बोलेगा तब तक क्या मानेंगे? अगर उसने बोला कि मैंने सेम सेल का प्रयोग किया है तो हम L बाई ए को, ठीक है, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 कंडक्टेंस रो कप्पा
रिलेशन बताओ इन सब में, तो क्या कहोगे? R1/R2 किसके बराबर होगा? देखिए R और G का इनका अपोजिट रिलेशन है, तो कंडक्टेंस में ऐसा R और रो पे आ जाए, R इज इक्वल टू क्या होता है? रो इन टू, और L बाई ये तो सेम है, तो R1/R2 इज इक्वल टू, और आगे चल के इस रो का कप्पा के साथ, तो कप्पा 2/, तो सवालों में इसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होते हैं, ध्यान दें। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम नहीं होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का रेशियो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आएगा जब तक कंडक्टिविटी सेल और कंडक्टेंस के साथ उल्टा रिलेशन हो, वहां 2/1 हो जाएगा। सवालों की दुनिया में आए। आ रहे हैं, आ रहे हैं। या डेफिनेटली, डेफिनेट। फोटो बदली नहीं, नहीं पुरानी हो। ये क्या है? ईयरबड? खतरनाक भाई साहब, मार ही डाला। भारत का युवा हाईटेक हो चुका। चले भाई, सवालों पे आइए। तो देखिए रेजिस्टेंस का रेशियो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस है, बस ये स्पेसिफिक है और ये जनरल है। कंडक्टेंस का इनका अपोजिट होगा, 2/1। अभी बात सुनने में बड़ी आसान लग रही है कि ये तो छोटी सी बात है, सवालों में इस्तेमाल होगी भी, देखें। थैंक्स ब्रो। ये लगाओ। ये लगाओ, ये लगाओ। जल्दी से खींचो। सवाल नोट कर लें, पहला काम तो। चेक करो। कह रहा है कि इसमें से ये बताओ कौन सा वाला ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा, और दिया क्या है? कप्पा। कप्पा दिया है और आर के बारे में पूछ रहा है आर का मैक्सिमा कौन दिखाएगा। तो ध्यान दें, आर का मैक्सिमा वो दिखाएगा जो इसका कप्पा मिन है। आप कहेंगे आर का कप्पा से कनेक्शन कैसे आ गया? इसीलिए बताया था। चेक करें, ये देखें आर है, और ये कौन है? और एल बाई ये कैसा है? कांस्टेंट है। तो आर का मामला और कप्पा का मामला अपोजिट अपोजिट, तो आर ज्यादा तो कप्पा कम, उल्टा भी बोल सकते हैं। अब बताओ, कप्पा जिसका कम मिनिमम, क्या उसका आर मैक्स? कप्पा मिनिमम चेक कर लो चारों ऑप्शन में। ये देखो -5 है, ये -8 है, ये -10 है, -3 है, तो ये सबसे छोटा है। बाकी बगल में देखें तो कोई खास अंतर आ नहीं रहा,
1 2 3 4 ऐसे लोग हैं और पावर तंत्र है देखो, तो बगल वालों को देखने की जरूरत है नहीं। समझ में आ रहा साफ साफ कि ये सबसे छोटी वैल्यू है, देख रहा, ये मिनिमा है। किसका मिनिमा है? ये कप्पा का, और जो कप्पा का मिनिमा होगा वही वही आर का मैक्स होगा। तो आंसर कौन सा? आर। कई लोग एस बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। कहने में उसका इनिशियल्स बता रहा था, वो नहीं बताना था, यहाँ आंसर बताना था। तो आर है भैया आंसर। चलें अगला। और इतना घबरा गए भाई साहब। चले, कर लो कर लो कर लो, बदल दे भाई, कह रहा बदल दो। 2 नंबर पे आओ। सवाल नोट कर लो पहले जल्दी से। तो तुम चल लो फिर, लगा लो सवाल। कि मैं लिखूं लो, बहुत बड़ी बात है नहीं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, कहना कि पहले तो डेसी नॉर्मल है। डेसी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलिटी 1/10 है। एक सॉल्ट वो भरा हुआ है किसके, ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम बिटवीन, ये बिटवीन है 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो ये कौन है? ये एल है। 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो ये ए है। और कहना है इसका जो रेजिस्टेंस आया है वो ये आया है, तो ये आर है। अब तुम्हें बताना क्या है कप्पा। सवाल समझ गए? सब बता देते हैं जितना कुछ इसमें बता सकते हैं। बताओ टोटल हमारे पास कितने लोग होते हैं? 6 लोग। 6 आपस में सब कनेक्टेड है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई एक बता दिया, तो बाकी ढूंढ लोगे क्या? कुछ डेटा दे दिया तुम्हें, जैसे बताओ क्या दिया है इसमें से, तो कंडक्टेंस बता लोगे? हालांकि पूछा नहीं, लेकिन पूछ तो सकता ही ना। तो बताओ कंडक्टेंस कितना? 1/r। दूसरे पे आओ, रो बता लेंगे क्या? R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। आर की वैल्यू 50, रो। एल की वैल्यू देख के बताओ। 1.8। ए 1/3, 150। 2 विकेट गिर गया। आगे बढ़िए, कप्पा पे आइए। कप्पा क्या होता है? 1/रो, 1/150। ये आंसर हो गया अपना, यही पूछा गया था। यूनिट सही लिखी है। आगे बताओ, ये दोनों निकाल लोगे इसी तरीके से? अरे निकाल लोगे? हाँ है ना, मुझे बताओ कितने निकाल लेंगे दोनों? पहचाने? देखिए मोलर कंडक्टेंस जो है, ये इक्विवेलेंट कौन है?
ये दोनों में से आपको दिया क्या, नॉर्मेलिटी, तो ये तो निकल सकता है, कप्पा लगा देंगे ये इंटू 1000, नॉर्मेलिटी ऊपर देखो 0.1, तो ये आ जाएगा, ये तो डन है। लेकिन ये कैसे निकालोगे, ये निकालने के लिए मोलैरिटी निकाल लाऊंगा, क्या निकालो मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या बताना चाहिए, एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी दी हुई है, मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए एन फैक्टर पता होना चाहिए, और एन फैक्टर दिया हुआ है क्या, एन फैक्टर कहीं दिया ही नहीं है, उसने क्या बोला है, एक अज्ञात सॉल्ट है, जैसे मान लो अज्ञात भीड़ ने हमला कर दिया, तो उस टाइप का है, शकल ही नहीं कोई, समझ रहे हैं, तो सिट जो है पता ही नहीं चला कौन सा है, कौन सा है, तो एन फैक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं, एन फैक्टर के बारे में जानकारी नहीं, तो नॉर्मेलिटी तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी नहीं आ सकते, तो कप्पा पता है, लेकिन आंसर इसका क्या होगा, कह नहीं सकते, कब कहोगे, जब वो तुम्हें नाम बताए, या फिर एन फैक्टर बताए, या फिर मोलैरिटी बताए, खींचो, तो हर बात पे कह मत दिया करो, सोचा करो पहले थोड़ा, ये नहीं बता सकते, तो इस सवाल में 5 ही लोग के आंसर दिए जा सकते हैं, छठे का आंसर नहीं आ सकता, डेटा इनसफिशियंट है। चलें अगले पे, तो उसने एक पूछा था, मैंने सारी बातें बता दी, 3 पे ही। सवाल पढ़ो भी, क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.05 मोलर NaOH। अच्छा, इस बार 6 बातों में से कितनी बातें बता पाएंगे, एक तो दी होगी उसने, बची हुई 5 बता देंगे क्या, क्यों, नाम दे दिया, तो नाम की इंपॉर्टेंस है ये। इस बार क्या कह रहा है कि इसके अंदर ये भरा हुआ है NaOH एक कंटेनर में, उसका डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, और लेंथ 50, तो लेंथ 50 है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, ऐसे किसी कॉलम में भरा हुआ है, तो इसका मतलब मामला कैसा होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का, क्योंकि डायमीटर दिया, तो फिर इलेक्ट्रोड कैसे कैसे है, इलेक्ट्रोड कैसे है, अबे इलेक्ट्रोड थोड़ी सिलेंड्रिकल है, यही होता है, जो आदमी बिना सोचे समझे बोलता रहता है, वाचाल हो जाता है व्यक्ति, नहीं, इलेक्ट्रोड थोड़ी सिलेंड्रिकल चाचा, इलेक्ट्रोड तो सर्कुलर है, समझ रहा हूं, इलेक्ट्रोड सर्कुलर है ऐसे, और इनके अंदर जो सिस्टम बनेगा पूरा, जब इनको मिलाएंगे तो सिलिंड्रिकल बनेगा, समझ रहे हो, ऐसा माहौल है, तो ये कौन है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, पैरेलल इलेक्ट्रोड्स इस बार ऐसे हैं, पहले आप इलेक्ट्रोड कैसे लेते थे सवालों में, इस प्रकार के, बराबर, स्क्वायर हो सकते हैं या फिर रेक्टेंगल हो सकते हैं, अभी ऐसा है, तो इस सवाल में ये नई बात है, कहने पता कैसे चलेगा कि इस बार सर्कुलर इलेक्ट्रोड है, डायमीटर दिया, तो डायमीटर किसका होगा, सर्कल का लोगे ना, अब बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ है,
इसमें आपको ये लेंथ ये वाली दी हुई है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी, एल। एल कितना देखो पढ़ो। और क्या दिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड बने इनका क्या दिया हुआ है, तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ढूंढ लेंगे फिर। तो इनका डायमीटर मतलब कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भर क्या दिया तुमने, और इसके अंदर तुमने भरा है NaOH। तो ये जो भरा हुआ है ये कौन है, इसका नाम भी पता है इस बार। और क्या दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस दिया है इसका। इसको कैसे सर्किट कैसे बनाया होगा, यहां से देखिए ऐसे वायर निकाला होगा यहाँ पे, यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर दी होगी, ऐसे जोड़ दिया होगा, तो ये सर्किट बन गया होगा। क्या दिया है इसमें, इसका आर दिया हुआ है। बाकी बातें आपको बतानी है मान लो, बाकी सब बता दो, क्या क्या बता सकते हो, बाकी पांच। शुरू करें। सबसे पहले कंडक्टेंस निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो एक काम तो ये हो जाएगा। दूसरा बताओ, आर इज इक्वल टू रो इंटू, सब निकालना है, ये लगाएं आर की वैल्यू, रो पता नहीं, एल बताओ 50 सेंटीमीटर, नीचे ए क्या लगाओगे, तो ये पाई आर स्क्वायर लगेगा। रेडियस कितनी लगाएंगे, डायमीटर ये दिया तो रेडियस 1/2 0.5। थोड़ा सॉल्व करें इसको। और आर की जगह लगा दो 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करें यहां से रो आ जाएगा, गुणा भाग कर लेंगे, घर में अकेलापन दूर होता है। क्या क्या खत्म हो गया, कंडक्टेंस हो गया, रो हो गया, बाकी निकाल लेंगे। बाकी निकालना भी आसान है इस बार। देखो आर डन है, ये डन हो गया, रो डन हो गया, कप्पा निकाल लोगे, रो आ गया तो कप्पा इज इक्वल टू, ये भी हो गया। और बताओ, मोलर भी निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट भी निकाल लेंगे। दोनों सेम सेम है क्या, ये वाला मोड अच्छा है नहीं, ऑफलाइन में भी डार्क मोड आ गया क्या ये देखिए, यहाँ मोलैरिटी लगा देना, यहाँ कप्पा लगा देना, ये आ जाएगा। और मोलर और इक्विवेलेंट दोनों सेम है क्योंकि एन फैक्टर 1 है, क्योंकि नाम पता है। खींचो, इसके अलावा कुछ और पूछ नहीं सकता, सब खत्म है। क्या आएगा, जिसमें बाकी उसी में आएगा, जैसे वो वाली यूनिट्स बताइए ना तुम्हें। ये किस में होगा, ओम, ये किस में, सेंटीमीटर, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, कट जाएगा तो एक नीचे आएगा, सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, तो ओम पावर +1 सेंटीमीटर पावर +1 में आएगा। यूनिट पे भी चर्चा करेंगे, आपको बदलने का बहुत मन कर रहा है अगर मान लो। चले, अब इस सवाल में नई नया वेरिएशन क्या था, जो इलेक्ट्रोड्स थे वो कैसे कर दिया उसने, तो ये चेंज है, हर सवाल में कुछ ना कुछ नई बात है। अगला देखिए,
चले? सवाल नोट करें। अब इस सवाल में नई बात है। हैं? भगवान के लिए रुक जाओ, छोटा क्वेश्चन चाहिए तुम्हें? अच्छा 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 अच्छा। फूफा मटेरियल हो तुम भी। सवाल समझ पा रहे हैं आप? प्रश्न में क्या कहा गया, पढ़े ध्यान से। आखिरी में एक नई बात ऐड हुई है जिसको बोला गया है कि आधा डिप्ड है। आधा डिप होने का मतलब है कि बाकी आधा ऊपर का पोर्शन खाली है, तो इतना ही भरा है। देखें, 3D में ऐसे दिखाया जाता है, समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पे क्या है, आधा पोर्शन भरा, आधा पोर्शन खाली। तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लेंगे? A/2। बताओ ए कितना दिया हुआ है, सवाल पढ़ो। तो ए दिया हुआ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए नहीं लगाना है वहां पे फॉर्मूले में, डिप्ड पार्ट। और क्या दिया हुआ है? और आगे बढ़िए, ये भर दिया आपने इसके अंदर, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उसका दिया है ये। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी लिखते जाओ। यूनिट वगैरह तो आप समझ ही रहे हैं। नॉर्मेलिटी दी है 0.1 नॉर्मल। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? एरिया दिया है और एल दिया होगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, अब पुट करें इसमें वैल्यू वगैरह और सॉल्व करें। और एक बात और लास्ट में दी है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया वो कितना लगाया। तो ये बैटरी जो 5 वोल्ट की, आधा डिप्ड हो गया। इतनी जानकारी है आपके पास। अब इतनी जानकारी से आपको बताना है कि आगे क्या क्या बताना है फाइनली। करंट। करंट कैसे निकालेंगे देखें, इस पे लगाएंगे ओम्स लॉ। तो क्या बताओ, V = IR लगा सकते हैं?
तो अगर आपको करंट चाहिए तो बताएं, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा यहां। अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो रो हमको पता होना चाहिए, एल और ए हमको पता होना चाहिए। एल और ए तो पता है लेकिन रो नहीं पता है। रो पता करने के लिए फिर हमें और आगे जाना पड़ेगा। रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा के पास। अगर हमें रो पता करना है तो हमें कप्पा पता होना चाहिए, और हमें कप्पा भी नहीं पता है। कप्पा पता होने के लिए हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के पास जाएंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, नॉर्मेलिटी दी है, तो यहाँ से कप्पा आ जाएगा। ये कप्पा यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से रो आ जाएगा। ये रो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आर आ जाएगा। आर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से करंट आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो सांप ऐसे चल रहा है, देखो सांप की दिशा में जाएं, पूंछ से स्टार्ट करें, बराबर। ये आओ देखें, गुणा भाग करें, सब ठीक है? क्या लिया है? सरफेस एरिया क्या है? खा क्या रहे हो तुम? चिलगम है? चिलगम खाते हो क्या तुम, कि च्युइंगम खाते हो? अबे सरफेस एरिया ये है, ये सरफेस एरिया a/2 लगाएंगे। पूरा देखिए a है, a की वैल्यू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधा डिप्ड है, तुम कितना लगाएंगे फॉर्मूले में? a/2। तो यहाँ पे a नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कितना लगाएंगे? a/2। अब a/2 को a बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन कुल मिला के a जो भी होगा वो डिप्ड पार्ट होगा। तो जब आप ये फॉर्मूला लिखते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ कौन सा पार्ट लेंगे आप? डिप्ड पार्ट। तो अगर वो आधा डिप्ड है तो इसका आधा लेंगे, बराबर। अब ये ना पुट कर देना, करें ए बी तो पुट कर दूं क्या? तो यहाँ बहुत मन कर रहा है तो a/2 लिख लो। चले भाई शुरू करें, कैलकुलेशन पे आइए। कैलकुलेशन पे आए तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पुट कर दो यहाँ पे। बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू पता करनी है, इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बताओ, 0.1 ऊपर जाएगा तो थोड़ा काटो 0 0, ये निकल लिया। ये ऊपर जाएगा तो 100 बन जाएगा मामला। तो यहां से कप्पा आ रहा है कितना? 1/100। कप्पा 1/100 आ गया तो बताइए रो कितना आ गया? तो रो आ गया 100। रो 100 आ गया तो ये फॉर्मूला लगा दो, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल कितना लगाओगे यहाँ पे? 0.5, लेकिन ए लगाओगे कितना? 3/2। तो 3 पूरा है, यहाँ पे लगाएंगे 1.5। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये नई बात है। तो बन जाएगा 1/3, 100/3। तो आर लगाएंगे कितना? 100/3। फिर लगा दो v इज इक्वल टू आई आर। आई कितना? v बाई आर। v कितना दिया है? 5 वोल्ट। और ये कितना आ गया? 100/3। तो 15/100, 0.15। ये आंसर खींचे। अब पेपर में इतना नहीं लिखना होता जितना आपने यहां लिख दिया पूरा, वहां थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं। अभी सब फॉर्मूले दिमाग में रखे, वहां देखिए यहाँ खत्म करें ऊपर ऊपर। सबसे पहले आपको करंट बतानी है, तो करंट के बारे में सोचें, करंट कहां से पता चलेगी? करंट बताने के लिए v बाई आर लगाओगे। v दिया है तो r निकालो। r निकालने के लिए r इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए लगाओ। तो पहले रो पता करो, रो पता करने के लिए कप्पा पता, कप्पा पता करने के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूज करो। तो ये सब दिमाग में चलना चाहिए। अब आप सीधे फॉर्मूला लिखें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी? 100। पहली लाइन आपको ये लिखनी चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी 0.1। यहां से देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कप्पा 1/100 है। कप्पा 1/100 दिमाग पे रखें। रो कितना आ गया फिर? 100।
कम लिखे, मतलब कम से कम। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए लगाए, तो रो हो गया ये, L कितना 0.5 और A कितना 3/2, आधा लगाएंगे आधा डिप्ड है तो 1.5, तो ये आ गया 100/3। ये आने के बाद आपको तुरंत दिखना चाहिए कि I निकालना है, I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना, फॉर्मूला लिखे मत, दिमाग में लगाए, V इतना और R कितना 100/3, तो खत्म हो गया मामला। काम वही करेंगे लेकिन थोड़ा सा जल्दी। 15/100 0.15 टिक करे निकल लें। तो क्या सवाल अभी भी एक लाइन का ही है, यही खत्म हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए। डायग्राम किसी को समझाने की जरूरत है नहीं, वहां सचित्र वर्णन तो आता नहीं है। कल को यहां 1/4 डिप्ड होता तो फिर जो भी ए दिया जाता है उसका 1/4 लगा। अगला, फुल टॉक टाइम है भाई लोगों के पास, आज ही रिचार्ज किया है और वो भी छोटा वाला रिचार्ज आज ही खत्म भी हो जाएगा। कह रहे बोल डालो सब, खत्म कर दो आज इसे। 5 नंबर पे ही। सॉल्व करो, क्या लगता है? फिर मैं सॉल्यूशन सुनना पसंद करूंगा। है चल रही है चिंगम का वायदा, ज्यादा देर चलती नहीं, टॉपी जल्दी खत्म होती है। बताओ चाचा, कभी तो कुछ बता दो, खाली नोट करने आए हो क्या? घर से निकल पड़ा हूं, पेन कॉपी लेके नोट कर डालूंगा सब। यानी बड़ोगे क्या बड़ो इन्फ्लुएंसर? बताओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा बताओ, जो पूछा क्या हो बताओ। हैं कितने कहते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कुछ लोगों का आया है वो भी गलत आया है, बाकी का आया ही नहीं है। बहुत जोरदार मामला है। अब देखिए ये अगला वेरिएशन है, हर सवाल में कुछ नई बात है। इसमें क्या नई बात है, एक सवाल पहले पढ़ लें। कह रहा है कंडक्टिविटी दी है, किसकी कंडक्टिविटी है? NaOH की। मतलब एक कंटेनर लिया होगा, एक कंडक्टिविटी सेल लिया होगा, उसमें ये भरा होगा। कंडक्टिविटी का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो कप्पा के दो नाम होते हैं, तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है और यही कंडक्टिविटी भी है। तो ये दिया हुआ है, तो हमने एक कंडक्टिविटी सेल में ये भरा और इसकी कंडक्टिविटी नापी, तो ये आई। फिर क्या किया, फिर उसके अंदर इक्वल वॉल्यूम में मिला दिया कुछ और, उसी के अंदर क्या मिला दिया, इक्वल वॉल्यूम में HCl 0.1 नॉर्मल, सेम नॉर्मलिटी का HCl, ये इसके अंदर मिला दिया। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन मिक्सचर बना,
उसकी रिजल्टेंट कंडक्टिविटी बदल गई और वो इतनी होगी। ये कप का रिजल्टेंट है, तुमको बताना है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा, किसका, मिक्सचर का। मिक्सचर का मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। तो इस सवाल में नई बात यह कि आपको टाइट्रेशन समझना होगा। टाइट्रेशन इसलिए समझना होगा क्योंकि इस सवाल के अंदर जो कंडक्टिविटी सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो बदल रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है वो समझे। पहले आपके पास कौन था, NaOH, फिर क्या मिला, जब NaOH में HCl मिलाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो बनेगा NaCl और पानी। डेटा चेक करें, इसका डेटा है 0.1 नॉर्मल, इसका भी डेटा है 0.1 नॉर्मल, इसका वॉल्यूम और इसका भी सेम वॉल्यूम मिलाया। तो बताएं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल आएंगे। नॉर्मेलिटी में अगर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें, किसमें दिया हुआ है, दिया ही नहीं तो V मान लो लीटर में, तो नॉर्मेलिटी में अगर V लीटर मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए T इज इक्वल टू 0 पे कितने, 0.1 V, और इसके भी। ये क्या चीजें हैं, ये ग्राम इक्विवेलेंट। फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, N1 E1 N2 V2 के बराबर है। तो T इज इक्वल टू T1 पे क्या होगा, 0.1 V में से 0.1 V खत्म हो जाएगा, और इसके भी 0.1 V से में 0.1 V ग्राम इक्विवेलेंट खत्म हो जाएंगे। तो फिर बचेगा क्या, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बन जाएंगे। प्रोडक्ट में कौन है, NaCl। तो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, 0.1 इंटू V। पानी तो पड़ा हुआ है खूब सारा, पहले से भी एक्सेस में पड़ा है, पड़े रहने दो। अब बताएं सिस्टम में कौन कौन, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या बचा, ये बचा। अब ये बचा इतने ग्राम इक्विवेलेंट, और सिस्टम में सिर्फ NaCl और पानी है, अब ये दोनों नहीं रहे, तो अब सिस्टम बदल चुका है। तो बताएं रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या मतलब है। जब दो व्यक्तियों की लड़ाई हो और दोनों मारे जाएं तो रिजल्टेंट वो होता है जो उनके मरने के बाद बच जाता है। मरने के बाद कैसे बचा, कुछ नया बन गया हो, समझ रहे हैं? दो व्यक्तियों की लड़ाई हुई, दोनों मारे गए, तो जो नया बन गया वो रिजल्टेंट माना जाएगा। तो रिजल्टेंट कौन माना जाएगा, NaCl, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए अब हमारे कंटेनर में रिजल्टेंट कौन, तो रिजल्टेंट है NaCl। हमारे पास सॉल्यूशन किसका है, NaCl का। उसकी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, उसके ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट किसके लगेंगे रिजल्टेंट में ऊपर, रिजल्टेंट में जो बचा है उसके, वो है NaCl, और डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका लगेगा, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट मतलब पूरे मिक्सचर का। तो बताएं ग्राम इक्विवेलेंट कितने, 0.1 V। रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना होगा, V में V जुड़ेगा तो 2V हो जाएगा। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 0.1/2 नॉर्मल। तो ये इस्तेमाल होगी इस बार रिजल्टेंट आंसर निकालने के लिए, क्योंकि रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ये है। तो पॉइंट इस्तेमाल होगी, कितनी इस्तेमाल होगी, 0.1/2। पूछा क्या गया है? सवाल पढ़ लें। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, रिजल्टेंट का। तो जो कंडक्टिविटी सेल होगा उसमें जब ये सब हो जाएगा फिर आप इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला लगाते समय आप ध्यान रखें ये किसका निकालना है, रिजल्टेंट का। तो ये लगाओगे, और ये भी किसका लगाओगे। और इसमें कुछ तेज लोग होते हैं जो रिजल्टेंट की जगह यहाँ 0.1 लगा के चले जाते हैं, तो यहाँ 0.1 नहीं लगाना, कितना लगाना, 0.1/2। कप्पा कितना लगाओगे, दो कप्पा दिए हैं देखो ध्यान से, एक कप्पा ये वाला है और एक कप्पा ये वाला है, तो ये लगाएंगे, ये रिजल्टेंट का है। पढ़ लें, करें इसका फिर क्या यूज है, कहीं तो लगाओ, इसको आया है तो आखिरी में डिवाइड कर दो क्या, इसका कोई यूज नहीं है, ऐसे दिया है बनाने के लिए। तो 0.0055 ये लगाए, तो यहाँ लगाए 0.0055 1000 अपॉन नॉर्मलिटी।
नॉर्मेलिटी में क्या लगाओगे? 0.1 नहीं लगाना, 0.1 बाई, अब सॉल्व करें आपको ये मिल जाएगा, बराबर है। गुणा भाग करने के तरीके सुधारें थोड़े। ये 2 को ऊपर भेज दो, मामला ऐसा हो गया। 0.1 ऊपर जाके 10 बन जाएगा। 3 डेसिमल इसको आगे फेंक लो सीधे, देखो ये 1000 है, 3 डेसिमल आगे फेंको तो 5.5 बन जाएगा। ये 5.5 में 2 मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 11, 11.1 खींचे। ही ना करो, समझो। एक बार और बताएं, समझ में नहीं है कि सुनने में अच्छा लग रहा है? क्या तुम कहते हो तो जा जाता है, क्या तुम एक बार और कह सकते हो? इस टाइप का तो नहीं है। पर नोट कर लो पहले, नोट कर लो पहले, एक काम तो हो जाए, कम से कम नोट्स तो तैयार हो जाए। आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करो पहले। हो गया? सांस लो, किसने रोका तुम्हें? सांस लो, ससुर लो, सब लो, मैं फ्री हो तुम, बुआ भतीजी सब लो भैया, मैं क्या ना। चले, अब फिर सुन लें एक बार, अपना तेज दिमाग लगा के, इतना नोट पहले नोट कर लें कर। हो गया? यहां तक पहुंच जाए, एक बार और सुन लें, कई लोग नहीं तो बाहर आ जाएंगे भी। चलें, ये खींच लें। सवाल में नई बात क्या थी वो समझे। देखिए इस बार जो कंडक्टिविटी सेल ले रहे थे, ये मान लो आपका कंडक्टिविटी सेल है, तो सवाल को पहले समझे, सवाल में पूछ क्या रहा है। इसके अंदर पहले हमने भरा क्या? NaOH, है ना, और पूरा भरा, कंप्लीटली डिप्ड, कुछ नहीं मान के चलेंगे, पूरा डिप्ड। ये सब क्या भरा हुआ है इसके अंदर? NaOH। फिर क्या किया, इसकी नॉर्मेलिटी थी 0.1 नॉर्मल, फिर तुमने इसी के अंदर क्या किया, HCl डाल दिया। तो जब तुम इसी NaOH के अंदर HCl मिला दोगे तो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन बचेगा, कितना बचेगा, किस पे, उनके ग्राम इक्विवेलेंट पे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस थोड़ा सा आना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे, प्रोडक्ट के उतने ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर ए नाम के व्यक्ति ने बी से रिएक्ट किया है, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, अगर ए ने बी से रिएक्ट किया है तो दोनों के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट यूज होंगे। अगर इसके 10 ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे तो बगल वाले के भी 10 ही जाएंगे, और उतने ही प्रोडक्ट के। ये कौन कहता है? और ये हमेशा सही होता है, क्रॉस चेक यहां करने की जरूरत नहीं, वो सब मोल कॉन्सेप्ट का काम है, तो आपको ये यकीन करना होगा ये सही है। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने यही बात करी कि भाई HCl के अंदर जब तुम NaOH मिलाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, और इनकी जगह कौन बन जाएगा, NaCl। अब ये पूरी तरीके से खत्म होंगे या नहीं खत्म होंगे, वो इनके ग्राम इक्विवेलेंट पर डिपेंड करेगा। जैसे मान ले मैं इनके 10-10 ग्राम इक्विवेलेंट लूं तो खत्म हो जाएंगे,
अगर 10 लूं इसके और इसके 5 लूं तो बच जाएंगे किसी एक के, वो एक अलग सवाल होगा। लेकिन फिलहाल जो सवाल है वो सिंपल सा है। उसने कहा कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट कितने कितने लिए मैंने, बराबर बराबर, क्योंकि उसने नॉर्मेलिटी दोनों की सेम ली है और वॉल्यूम भी दोनों का सेम लिया, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी दोनों के। और अगर मान ले जैसे ये सपोज 10 होता और ये भी कितना होता 10, तो 10 में से 10 पूरे पूरे खत्म हो जाते हैं, इसके भी 10 में से, और उतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके बन जाते हैं। तो डेटा ही तो है, डेटा चेंज हो गया थोड़ा सा बस, कॉन्सेप्ट वही है। इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट देखो N1V1 ये है और ये क्या है N2V2, दोनों बराबर है, दोनों खत्म हो गए। दोनों खत्म हो गए तो उनकी जगह कौन बन गया, उतने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट। अब हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों खत्म हो गए। रिजल्टेंट कौन है, NaCl और पानी। और NaCl सॉल्यूट है हमारा, उसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, जितने भी आ गए वो लिख दिए हमने। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, डबल, V प्लस V मिलके वॉल्यूम तो डबल हो जाएगा ना भाई। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 0.1/2। किसकी नॉर्मेलिटी है ये, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में NaCl की, क्योंकि NaCl ही रिजल्टेंट सॉल्यूट है। NaCl ही जिंदा है, बाकी दोनों मारे जा चुके हैं, तो जो बचा है वही रिजल्टेंट है। तो जो रिजल्टेंट है उसका आपने नॉर्मेलिटी निकाल ली, तो इस फॉर्मूले में किसकी नॉर्मेलिटी लगाओगे यहाँ, रिजल्टेंट की, क्योंकि पूछा किसका आंसर क्या है, रिजल्टेंट का। कप्पा भी किसका लगाएंगे, सब कुछ रिजल्टेंट का लगा दो, सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर है। पेपर में आया तो इतना करने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे सवाल आराम से खत्म हो सकता है। जी सुने, ध्यान दें, एक व्यक्ति कौन था पहला वाला, NaOH, दूसरा वाला HCl। अब बताएं, अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बराबर यूज हुए हैं, कैसे पता बराबर यूज हुए हैं, नॉर्मेलिटी दोनों की सेम है, वॉल्यूम भी दोनों का बोला हुआ है। तो अगर नॉर्मेलिटी सेम, वॉल्यूम सेम, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी, तो दोनों के बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अगर लोगे तो खत्म हो जाएंगे। तो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट कौन बन जाएगा, NaCl। तो NaCl के भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएंगे जितने इन दोनों के खत्म हुए। अगर उतने ही बन जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम कैसा हो गया, वॉल्यूम इन दोनों को मिक्स करने पर डबल हो गया। इसके ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही है, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया, तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आधी हो जाएगी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। तो बताएं ये कैसा हो गया, ये तो उतना ही बन गया ना जितने ग्राम इक्विवेलेंट HCl के थे, जितने NaOH के थे उतने इसके बन गए, लेकिन वॉल्यूम कैसा हो गया, डबल हो गया। तो ये नीचे वाला डबल हो गया, तो नॉर्मेलिटी कैसी हो जाएगी, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी कितनी थी 0.1, तो इसकी कितनी हो जाएगी 0.1/2। ये बात समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ ना नहीं चाहिए। और अगर ये बात समझ में आ गई तो अगली लाइन में आंसर आ जाता है। रिजल्टेंट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू में कप्पा लगाओ। कप्पा कौन सा लगाओगे, ये वाला 0.0055 इंटू 1000 कर लो, और नीचे कितना लगा दो 0.1, नहीं 0.1 क्योंकि नॉर्मेलिटी आधी हो गई है। ये 1000 यहाँ एडजस्ट करो, 3 डेसिमल आगे फेंको 5.5, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 11, 11 अपॉन 0.1, 110, खत्म हो गई। समझ पा रहे हैं, सवाल इतना ही था, मतलब पेपर में आया तो सिर्फ इतना करें, ठीक है। तो हर सवाल में कुछ नई बात है, अगले में फिर एक नई बात देखें। सिंपल सी बात है, नॉर्मेलिटी आधी इसलिए हो गई क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही है और वॉल्यूम डबल हो गया, सिंपल लॉजिक। वॉल्यूम डबल, ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही, तो नॉर्मेलिटी आधी, नॉर्मेलिटी आधी, खत्म बाकी मामला। तो बस 0.1 नहीं लगाना था, क्या लगाना था 0.1/2। अगला सवाल लिखें, हो गया। तुम लोग आगे कैसे आते जा रहे हो, कुछ तुम यहां बता देना। कि तरक्की कर रहा हूँ, यूट्यूब पे देखा था, जहां भी उससे आगे बढ़ो, कल जहां पे थे उससे आज आगे रहो। अब इसको लगाने से पहले एक और सवाल देख लो, एक लिखो अलग से।
सवाल समझो, हंसी ठिठोली ना करो, कह रहे हंसी ठट्टा कर रहा हूं है? भैया बहुत दिन से परेशान थे, ऐसा यूनिट लो अभी, क्या यूनिट चेंज करो, मैं बहुत परेशान था। भाई साहब समझ गए होंगे। हर चीज का सही समय है। हैं? आगे आ जाओ, कुछ कहना चाहते हो? कह रहे यहाँ तो कह लूं, घर में तो कोई सुनता नहीं। बहुत लंबा सवाल है। ऐसे रहे। बड़े बड़े कर लोगे तो छोटे 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 लगेंगे। और जब तक छोटे छोटे करोगे तब तक बड़े 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 लगेंगे, इसलिए बड़े बड़े कर लो। भैया यूनिट चेंज कर दे, देखो अब मीटर स्क्वायर है भाई। हैं? ठीक है, भाई समझ गए, ठीक है, अब पैसे वसूल हो गए। अब ये सवाल लगाना है, कह रहे इससे जाना मैं घर जाना पसंद करूँ। अब सवाल समझ लिए, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। टाइम हो चुका क्या? हैं? महिलाएं भी कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, आपसे कह रहा है कंडक्टिविटी सेल है, उसके अंदर रेजिस्टेंस निकाला आपने, है ना? एक सॉल्यूशन भर दिया, उसका जो रेजिस्टेंस आया वो 100 ओम आया, और उसकी जो मोलैरिटी थी वो 0.1 थी। तो ये पुरानी मोलैरिटी है और ये पुराना रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर कंटेंट बदल दिया, मतलब उसे खाली कर दिया। और खाली करने के बाद कहीं सब कहाँ लिखा है खाली कर दिया, खुद समझना पड़ेगा, पढ़िए। कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज दिस, ये तो पुराना डेटा हो गया। तो यहां से यहां तक ये कौन सा डेटा है? ये पुराना डेटा है। इसके बाद नया डेटा आ रहा है, देखो। कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, उसी सेल का रेजिस्टेंस बदल जाता है जब हम क्या करते हैं, उसको उसी सेम सॉल्यूशन की किसी डिफरेंट मोलैरिटी से भरते हैं।
तो सॉल्यूशन वही है, मतलब अगर पहले NaCl का था तो अभी भी NaCl का है, बस क्या बदल दिया, मोलैरिटी बदल दी, M1 से बदल के क्या कर दी, तो ये क्या थी M1, अब क्या कर दी M2। तो उसने कहा जब M1 से M2 करते हैं तो जो रेजिस्टेंस था वो भी बदल गया, पहले 100 था तो अब 520 हो गया। तो जो नया वाला सिस्टम तैयार हुआ है उसकी मोलर कंडक्टिविटी बताओ, ये सवाल है। प्रश्न समझ गए? करने की एक्टिंग घर में करिए, नेक्स्ट टाइम बता। करोगे तो कुछ है नहीं, तुम तो ऐसे कह देता हूं मैं, तो मेरा फर्ज था। सुबह उठ के ब्रश कर लो, बड़ी बात है। तुम सवाल तो क्या ही, बोतलें मत तोड़ो, बर्तन है उनके जरूरी। हैं? हाथ अंदर रख लो फिर पूछो, ऐसा आराम से। हाथ से कुछ थोड़ी हो रहा है। हाँ आप पूछो। मीटर से मीटर में तो कन्वर्जन करेंगे ना इस बार। अच्छा मीटर से मीटर में आ रहा हो, सेंटीमीटर से मीटर में आके दिखाओ। तो सेंटीमीटर से मीटर में आके फिर मीटर से मीटर में जाएंगे, इसमें करेंगे अगले टर्न पे।